और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंची हैं। शेखावत काउंटिंग सेंटर पहुंची है ममता बनर्जी। आज नतीजों वाले दिन पहली बार है जब ममता बनर्जी अपने घर से निकली है और सीधे पहुंची है काउंटिंग सेंटर। इससे पहले उन्होंने घर से ही एक वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद अब वो पहुंची है काउंटिंग सेंटर। अब देखना है कि यहां पर ममता बनर्जी मीडिया के सामने क्या कहती हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वामी रामदेव इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव जी, इन नतीजों पर क्या कहिएगा, खास तौर पर बंगाल के नतीजों पर? प्रत्युष जी, शोभना जी, प्रथम तो आपको प्रणाम। अब ममता जी के लिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। दरअसल मोदी जी का राजनीतिक व्यक्तित्व इतना बड़ा है, यद्यपि बंगाल में वक्त लगा है, लेकिन मोदी जी की जो नीतियाँ है, नेतृत्व है, उनकी जो नीयत है, उनका जो चरित्र है, उसके ऊपर लोगों का भरोसा है। लोग अपने सपने उनमें देखते हैं और मोदी जी के सपनों को धरती पर उतारने के लिए जो देश के गृह मंत्री जी ने जो वहाँ पर पुरुषार्थ किया और लोगों ने सामूहिक तौर पर जात पात ऊंच नीच ये अलग अलग प्रकार के जो नैरेटिव हिंदुओं को विभाजित करने के लिए खड़े किए जाते हैं, उन सबको तोड़ करके, और मैं तो कहता हूँ बहुत मात्रा में मुस्लिम इलाकों से भी बीजेपी को भारी मत जो है वोट मिला है। 93 वोटिंग एक मायने रखती है। और राजनीति में मैं दो बातें कहना चाहूँगा इसमें प्रत्युष जी, शोभना जी। कई बार किसी स्टेट में या कहीं पर जब किसी को ऐसा लगने लगता है ना कि वर्चस्ववाद के हम शिखर पर हैं, तो ये जो वर्चस्व है, रुतबा, आदमी को ऐसा लगता है कि हमें कोई डिगा नहीं सकता। तो लोकतंत्र में अब ये जमाना लग चुका है। वो पुराने ज़माने की बात हो गई जब लोग कहा करते थे कि हाँ, हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो जिस प्रकार से यद्यपि बहुत लंबे कालखंड तक संघर्ष किया है वहाँ पर बीजेपी ने, लेकिन जो विजय पाई है वो अप्रत्याशित, ऐतिहासिक और बहुत मायनों में एक तरह से बंगाल के और राष्ट्र के कई जो बड़े मुद्दे हैं वहाँ पर, बांग्लादेश जिस तरह से अब एक अलग दौर से गुजर रहा है, उसकी एक अलग चुनौती थी। बंगाल जो कभी सोनार माटी हुआ करता था अंग्रेजों के वक्त में, विक्टोरिया ने, मैं तो गया हूँ वहाँ पर कई बार, विक्टोरिया पार्क वहाँ पर बना हुआ देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी हुआ करता था। उस बंगाल के लोगों ने सोचा कि असुरक्षा, साथ में राजनीतिक एक अस्थिरता और उनका आर्थिक भविष्य उनको अंधकार वैसा दिख रहा था। अब उन लोगों को लगता है कि उनके सपने सच होंगे और चारों तरफ एक निर्भयता का वातावरण मिलेगा और सनातन को गौरव मिलेगा। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। बाबा अगला सवाल ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी अहमियत होती है, चेक एंड बैलेंस, ये संविधान का पूरा बना हुआ सिस्टम है। लेकिन अब अगर इस तरीके से सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व होगा और विपक्ष इस तरह से कमजोर अपनी गलतियों की वजह से होता जा रहा है, तो लोकतंत्र के लिए, इसको अगर लोकतंत्र के नजरिए से देखें तो आपकी क्या राय है? इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से बीजेपी से तीन सबक लेने की जरूरत है। एक तो इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, सनातनी, उसका अनादर मत कीजिए किसी भी प्रकार से। कोई सनातन को वायरस कहता था, कोई सनातन का अलग अलग प्रकार से मखौल उड़ाता था। दूसरा सबक ये लेने की जरूरत है कि आप 365 दिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स एक पार्ट टाइम बिजनेस जैसा है, या वो राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और जो इनके योद्धा हैं, जिनको ये इनके फ्रंट लाइन पर जो इनके कमांडर्स हैं, ब्रिगेडियर्स या इनके जनरल्स हैं, वो पॉलिटिक्स को फुल टाइम जॉब की तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी। तो वहाँ कितना ही बहका वातावरण था, यद्यपि सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्राणों की आहुतियाँ उसमें लगी,